हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन अकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि कितने प्रकार की जो है वहाँ पे सरकारें होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं और भारत में कौन सी वाली जो है वहाँ पे लागू होती है, ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसे। ये कहता है सोसाइटीज थ्रू आउट हिस्ट्री ऑर्गेनाइज बाय फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिफाइनिंग पावर, डिसीजन एंड पार्टिसिपेशन। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो काफ़ी सारी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी रही हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो आपकी जो है मोनार्चीज हो, तो वो सब रही है। डेमोक्रेसी इस समय चल रही है। तो इसने क्या करा है, इसने पावर को डिफाइन किया है और डिसीजन कैसे कैसे लिए जाते हैं उसको डिफाइन करते हैं और पार्टिसिपेशन को ये डिफाइन करता चला गया है। From ancient monarchies to the modern democracies, each system offers distinct philosophies, strength and challenges। तो मोनार्चीज से लेकर, मोनार्चीज क्या होता है कि जिसमें एक मोनार्च होता है, एक राजा होता है। तो उस सिस्टम से लेते हुए और डेमोक्रेसीज तक हमने काफ़ी कुछ हमने जो है चेंजेस हमने देखे इसमें। और इसने काफ़ी सारी फ़िलोसफीज़ हमारे सामने आई हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस भी हमारे पास जो हमें यहाँ पे देखने को मिले। Understanding these approaches is vital for comprehending political dynamics। तो अगर हम इन सब चीज़ों को समझते के चलते हैं तो जो आपका पॉलिटिकल डायनेमिक्स है हम उसको समझ पाएंगे। दिस एक्सप्लोर प्रोमिनेंट फॉर्म्स, जैसे कि हम डेमोक्रेसी, मोनार्च, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक। तो ये कुछ आपको जो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जैसे हम डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्च क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होता है, रिपब्लिक। तो ये आपकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, हम इस पर थोड़ा बहुत शॉर्ट डिस्कशन हम इसमें रखते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है रूल बाय द पीपल। तो आपको याद होगा जो अब्राहम लिंकन के एक कोट था, हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय पीपल, इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। ठीक है, मतलब कि लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही क्या है एक सरकार चुनी जाती है, वो होती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। तो यहाँ पे क्या है, रूल किसका रहता है, यहाँ पे जो है जनता का यहाँ पे शासन रहता है। वेस्टिंग अथॉरिटी इन द सिटीजन्स डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ पे जो है जो लोगों का शासन होता है वो कैसे होता है कि इलेक्शन के थ्रू होता है। कि इलेक्शन में क्या होता है, जो लोग होते हैं ना वो अपने ही बीच में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है चुनकर आगे भेजते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो पॉलिसीज़ और जो भी आपका गवर्नेंस होती है वो सब उसको देखता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बीच में से ही जो है रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और हमने देश चलाते हैं। तो ये आपका रहता है डेमोक्रेसी। इट्स कोर आइडिया इज डेट लेजिटिमेट गवर्नमेंट स्टीम फ्रॉम कंसेंट अलाइंग पॉलिसी विद द पब्लिक विल। तो इसका सिस्टम वो क्या कहता है, सिस्टम क्या कहते हैं यहाँ पे कि एक क्या करता है इसमें कि कंसेंट हो, यहाँ पे अलाइंग पॉलिसी हो, किसके साथ हो, विलो पब्लिक विल के द्वारा, मतलब पब्लिक विल से जो है क्या हो, अलाइन हो, कि मतलब जो पब्लिक चाह रही है, पब्लिक चाहती है कि ऐसा हो, तो जो उनकी पॉलिसी हो वो उसके फर्दरेंस में या फिर उसके जो है परिप्रेक्ष्य में पॉलिसी वो बनाए। तो पब्लिक, क्योंकि पब्लिक के द्वारा ही क्या हो रहा है, प्रतिनिधि आगे भेजा जा रहा है, तो उनका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे लेजिटिमेट गवर्नमेंट स्टीम्स फ्रॉम कंसेंट अलाइन पॉलिसी विद द पब्लिक विल। तो जो लोगों की इच्छा है तो उसके साथ अलाइन करना चाहिए, उसके साथ बैलेंस करना चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस को। मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज वेयर सिटीजन इलेक्ट लेजिस्लेटर्स, अनलाइक डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन वोट ऑन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम सारी ही डेमोक्रेसी देखते हैं, देखिए अभी इस समय जो सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा चल रहा है वर्ल्ड में, वो आपका डेमोक्रेसी चल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ क्या है आपकी डेमोक्रेटिक है। और वहाँ पे क्या जो आपका प्रतिनिधि, जो आपका हेड होता है, वो कैसे चुना जा रहा है, वो है लोगों के द्वारा, एक इलेक्शन के थ्रू आता है। पहले क्या था, पहले राजा का बेटा राजा बनता था, तो वहाँ पे इलेक्शन की कोई गुंजाइश थी नहीं, सबको पता है ये राजा है तो इसका बेटा ही राजा बनेगा, तो वहाँ पे कोई मेरिट नहीं थी। बट अब क्या है, अब जो यहाँ पे जो राजा है तो वो कौन है, वो कौन चुन गया, वो किसके द्वारा चुना जाता है, वो जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है। मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज वेयर सिटीजन इलेक्ट लेजिस्लेटर। तो यहाँ पे कौन इलेक्ट करता है लेजिस्लेटर, जो आपका
विधायिका में जो विधि बनाता है तो वो कौन कर रहा है, इलेक्ट कर रहा है, वो सिटीजन आपके इलेक्ट कर रहे हैं। अनलाइक डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन वोट ऑन लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आई है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे आई है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वहाँ पे वो वोट किसको देते हैं, वो वोट देते हैं लॉ को, कि एक लॉ हमारे सामने आया तो क्या वो लॉ जो है पास होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, वो उसके लिए हम वोट करते हैं। हम जो है जो प्रतिनिधि है, जो वहाँ का हमारा मंत्री वगैरह है, हम उसके लिए हम वोट नहीं करते। कोई भी बन जाओ, आप पॉलिसी लेकर आओ, अगर हमें पसंद आएगी तो हम हाँ करेंगे, अदरवाइज हम उसे ना करेंगे। तो ये होता है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अपने बीच में से प्रतिनिधि भेज देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, और वो फिर लॉ बनाते हैं। फिर हम लॉ पर जो है हम वहाँ पे वोट नहीं देते, हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पर ही वोट देते हैं, है ना। की फीचर्स इंक्लूड फ्री इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी के कुछ फ्री जो की फीचर्स हैं कौन कौन से हैं। एक तो फ्री इलेक्शन, यहाँ पे क्या है, इलेक्शन फ्री होते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी वोट दीजिए, वो आपके ऊपर है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो हर एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जो पॉलिटिकल राइट्स हो गए, वो भी क्या है वहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, ऐसा नहीं है कि आप जो है हेड बन गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसकी चलेगी, यहाँ पे सुपीरियर कौन है, यहाँ पर है लॉ या फिर विधि, यहाँ पे क्या है, सुपीरियर है। एंड चेक एंड बैलेंस टू प्रिवेंट पावर कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस थ्योरी। तो क्या होता है कि कभी कभी किसी एक बॉडी के पास या फिर किसी एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, तो उसका मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। तो उसको चेक करने के लिए या फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या आता है, चेक एंड बैलेंस थ्योरी आती है। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो शक्तियाँ हैं हम उसको हम बांट देते हैं अलग अलग बॉडीज़ में, और वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, सैंक्शन का काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है एक बाध्यता का काम करते हैं कि आप जो है अपने क्षेत्र से बाहर मत जाइए या फिर अपने लिमिट से बाहर मत जाइए। तो यहाँ पे इस तरह से चेक एंड बैलेंस थ्योरी भी रहती है किसमें, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसीज एडवांटेज आर कंपेलिंग, इट फोस्टर लेजिटिमेसी, कोहेशन एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैधता को यहाँ पे क्या करता है, इससे स्थापित करता है, और एक तरह से जो आपका मिल जगह जो आपका कोऑपरेटिव जो आपका एक्ट होता है उसको क्या करता है, उसको बढ़ावा देता है, और यहाँ पे एक स्थिरता भी यहाँ पे लेकर आता है। इलेक्शंस अलाउ पीसफुल पावर ट्रांसफर एंड लीडर्स अकाउंटेबिलिटी। तो जो इलेक्शंस है वो क्या करता है, वो पीसफुल पावर ट्रांसफ़र को वो बात करता है, कि ऐसा नहीं कि एक पार्टी से जब दूसरी पार्टी बदलती है तो वहाँ पे बीच में कोई क्लैशेस हो रहे हैं या फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे कहता है शांतिपूर्वक कि अब आपका समय पूरा हो चुका है, लोगों ने अब उन पार्टी को चुना है, तो अब आपकी सारी शक्ति हम जो है दूसरी पार्टी को दे देते हैं। तो ये पीसफुल, सब कुछ जो है पीसफुल तरीके से क्या होता है, शांति तरीके से क्या होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं शक्तियाँ। एंड लीडर्स अकाउंटेबिलिटी एंश्योरिंग रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो ये रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है। डेमोक्रेसी इज ऑफन लिंक टू इनोवेशंस, प्रॉस्पेरिटी एंड ह्यूमन राइट्स विद डिसेंट एक्टिंग एज अ करेक्टिव अगेंस्ट एब्यूज। तो क्या डेमोक्रेसी क्या करता है, यहाँ पे आपके ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वहाँ पे आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो एब्यूज़ है, मतलब किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो उसके अगेंस्ट क्या ये डिसेंट एक्ट करता है, मतलब उसको रोकने का काम करता है। डेमोक्रेसी क्या करती है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, तो अगर कोई भी रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाएगा तो वो उस काम को क्या करता है, रोकता है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर डेमोक्रेसीज हैव कॉम्प्लेक्सिटीज, tyranny ऑफ द मेजोरिटी कैन ओवरराइड माइनॉरिटी राइट्स। तो अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमने बात की है यहाँ पे इलेक्शन की, हमने बात की है। तो सपोज़ करते हैं 100 जने हैं और वो क्या है, एक व्यक्ति को क्या करते हैं उसमें हेड या फिर उसको अध्यक्ष चुनते हैं। तो ये यहाँ पे क्या चीज़ रहती है कि जो 60% लोग चाह रहे हैं तो उनकी बात मानी जाती है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो 40% रह गए हैं, तो उनकी बात नहीं मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो ही जीतेगा। इलेक्शन में यही तो होता है कि जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो ही जीतेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी की बात तो आगे चली जाती है, बट जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लो, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी स्लो हो जाता है। इफेक्टिव गवर्नेंस रिलाइज ऑन इन्फॉर्म सिटीजन, पॉपुलिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन एंड पोलराइजेशन थ्रेटन स्टेबिलिटी। तो जो पॉपुलिज्म है, मतलब कि जो मेजॉरिटी की तरफ जो हमारा
सब झुकाव है। और जो मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्या होता है ना कि काफ़ी इस टाइम पे काफ़ी चल रहा है कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है, फिर लोग उसी को लेके एक्ट करने शुरू कर जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है गवर्नमेंट की, वो उसको कहीं ना कहीं उसको उस पर अटैक करती है। डिस्पाइट चैलेंजेस, डेमोक्रेसी रिमेन्स एन एस्पिरेशनल मॉडल सिम्बलाइजिंग फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी क्या है, एक तरह से हम मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोनार्च, हेरिडेटरी रूल एंड इट्स इवोल्यूशन। अब मोनार्च में क्या होता है, मोनार्च में जो आपका समझ सकते हैं जैसे कि आपका होता है राजा, ठीक है, और राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा, और उसका बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये आपका मोनार्च सिस्टम रहता है। तो मोनार्ची इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ हेरिडेटरी रूल बाय अ किंग और क्वीन, पावर पासिस विद इन अ फैमिली। तो यहाँ पे क्या है, जो शक्तियाँ जो अंतरित होती हैं, जो जाती हैं, वो विद इन द फैमिली जाती है। ऐसा नहीं है कि राजा की जो शक्ति है तो वो किसी और फैमिली में ट्रांसफ़र हो गई, या फिर वो राजा का बेटा राजा ना बन के किसी और का जो है बेटा राजा बन जाता है, ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे जो शक्तियाँ रहती थी वो किसी परिवार के अंतर्गत ही रहती थी। वो अलग बात है कि उनके बेटे कितने हैं, उस हिसाब से उनके बीच में जो है बंटवारा होता था, या फिर कौन राजा बनेगा उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग होती थी। प्रायोरिटाइजिंग कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी बाय प्रीडिटरमाइनिंग सक्सेशन। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंटिन्यूटी रहती थी और डिटर्मिनेंट रहता था सब कुछ कि सक्सेशन किसके पास जाएगा। सबको पता रहता था बचपन से कि राजा का एक बेटा हुआ है तो उसी के पास राज्य जाएगा, तो वो आने वाला राज्य बनेगा, राजा बनेगा, इसलिए उसको राजकुमार कहते थे। आगे चलते हैं। हिस्टोरिकली एब्सोल्यूट मोनार्चीज गेव रूलर अनचेक्ड पावर विद यूनिलेटरल डिसीजन एंड लिमिटेड सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब इससे क्या होता था, देखिए अब राजा का बेटा ही कौन बनेगा, राजा बनेगा, तो ये सब सुनिश्चित है, तो कोई इसमें सेकंड थॉट नहीं होती थी। तो इससे क्या होता था, इससे अनचेक्ड पावर जो है जाती थी राजा के पास। तो उसके बाद क्या एब्सोल्यूट पावर रहती थी, अब मैं जो चाहे वो कर सकता था, है ना, वो जो चाहे डिसीजन ले सकता था यूनिलेटरल, मतलब कि मेरी मर्जी जो करेगी मैं वो डिसीजन लूँगा, मैं चाहे आपकी सुनूँ या ना सुनूँ, तो कोई मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। ठीक है, तो ये सब इसमें रहता था। दीज सेंट्रलाइज कंट्रोल फॉर रैपिड डिसीजन मेकिंग बट आर वनरेबल टू एब्यूज ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो चीज़ें थी, ये क्या था, ये सेंट्रलाइज कंट्रोल किस चीज़ में हेल्प करता था, वो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करता था। अब क्या देखिए, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपके जो गवर्नमेंट है वो एक होगी आपका अपोजिशन। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम ये वाली पॉलिसी लागू करेंगे, अपोजिशन मना करता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्लैश होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। बट अगर मोनार्ची में देखें हम, तो क्या है, राजा मैं हूँ, ठीक है, मैं जो चाहूँगा वो डिसीजन लूँगा, अगर मैं अगेंस्ट में भी डिसीजन ले रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। तो मेरे को हर किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो बोल दिया वही डिसीजन फाइनल हो गया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्विक डिसीजन हो जाता था, बट वल्नरेबल टू एब्यूज़। बट ये इससे क्या होता था कि सामने वाले का शोषण होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस उसमें रहते थे। और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे जवाबदेही यहाँ पे किसी को नहीं थी कि मैंने किसी को अपराधी घोषित कर दिया, मैंने उसके साथ कुछ भी किया, तो मैं किसी को भी जवाबदेही नहीं हूँ कि क्या मैंने सही किया या फिर ऐसा किया तो क्यों किया, क्या मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है, कुछ नहीं आती। नेक्स्ट आता है आपका डिक्टेटरशिप। तो अब डिक्टेटरशिप क्या होता है, डिक्टेटरशिप होता है कि जहाँ पे सारी ही शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या फिर कुछ लोगों के बीच में ही सीमित होकर रह जाती हैं। अब वो क्या है, अपने आप में संपूर्ण होते हैं, तो सारे डिसीज़न वो ही ले सकते हैं। तो ये होता है आपका डिक्टेटरशिप। जैसे कि आपका हिटलर के टाइम पे जो गवर्नमेंट चली थी वो आपकी डिक्टेटरशिप थी। इस टाइम पे जो आपका नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे भी क्या है, डिक्टेटरशिप है ना। डिक्टेटरशिप स्टार्कली कॉन्ट्रास्ट डेमोक्रेटिक आइडियल्स, एब्सोल्यूट पावर हेल्ड बाय वन पर्सन और अ स्मॉल अनइलेक्टेड ग्रुप। तो ये जो ग्रुप होते हैं वो आपके इलेक्टेड ग्रुप नहीं होते हैं, वो आपके अनइलेक्टेड ग्रुप होते हैं, वो अपने आप ही क्या कर देते हैं, अपने आप को पावर्स दे देते हैं। ठीक है, फ्रीडम आर
कर्टेल्ड, तो जो आपकी फ्रीडम्स होती हैं, आपकी आज़ादी होती है, उसको कर्टेल्ड कर लिया जाता है या फिर उसको उस पर पर्दा डाल दिया जाता है कि फ्रीडम जैसी कोई चीज़ इसमें होती ही नहीं है। जो डिक्टेटर कहेगा वही चलेगा। डिक्टेटर ने कहा है कि आपको हेयर कट कोई स्पेसिफिक तरीका का रखना है तो आपका हेयर कट वही रहेगा, ठीक है, आप उसके अलग नहीं जा सकते। डिसेंट सप्रेस्ड, तो जो भी आलोचनाएं होती हैं वहाँ पे उसका कर दिया जाता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। अब कोई भी जो है डिक्टेटर के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, जो भी उंगली उठाएगा उसको हम जो है समाप्त कर देंगे। इस टाइप का वहाँ पे कंसेप्ट रहता है। पावर इज सीज्ड एंड मेंटेन्ड बाय फोर्स और कोएजन, तो जो पावर है, सारी शक्तियाँ किसके पास रहती हैं? डिक्टेटर के पास रहती हैं। और कोई भी जो है बात बनानी होती है वो कैसे बनाई जाती है? फोर्स या फिर कोएजन, धमका के डरा कर, यहाँ पे सारे काम ऐसे चलते हैं। तो डिक्टेटरशिप क्या है? एक तरह से खतरनाक, जैसे क्रूअल होता है ना, बहुत ही अत्याचारी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उस टाइप का हम डिक्टेटर कह देते हैं। जरूरी नहीं कि अत्याचार हो वहाँ पे, बट यहाँ पे डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है कि जो सारी शक्तियाँ हैं कि जजमेंट देने का, उसको एग्जीक्यूट करवाने का, न्याय करने की सारी शक्ति किसके पास होती है? एक व्यक्ति या फिर कुछ लोगों के पास होती है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं गवर्नमेंट के मैटर में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में, जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो डिक्टेटरशिप आपकी रहती है। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसमें। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्शन, इलेक्शंस इसमें फ्री होते ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन होते ही नहीं है, ठीक है। ये मान के चलिए अगर इलेक्शन हो भी रहे हैं तो एक ही बंदा खड़ा होगा और वो ही जीतेगा। जिसने वोट दिया अच्छी बात, जिसने वोट नहीं दिया फिर उसकी वहाँ पे वाट लग जाती है, ठीक है। सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, क्या जो अपोजिशन में होता है उसको दबा दिया जाता है ना। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इन्फॉर्मेशन, अब कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में जानी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, उस पर भी कंट्रोल कौन करता है? वहाँ पे डिक्टेटर करता है, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, पावर की कंसंट्रेशन जो कि इसका मेन की रोल है इसका ना। मैनी कल्टिवेट अ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी पोर्ट्रेइंग द लीडर एज अ इनफेलिएबल, रूल ऑफ लॉ इज रिप्लेस्ड बाय द आर्बिट्रेरी रूल। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि देखिए, जो गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ रहता है। यहाँ पे कोई किंग नहीं होता है, ठीक है, कोई सुपीरियर नहीं होता है। वहाँ पे सुपीरियर कौन होता है? वहाँ पे होता है सिर्फ लॉ। तो वहाँ पे विधि का ही शासन रहता है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ही रहता है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आर्बिट्रेरी रूल होता है। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमानापन। तो वो अपनी मनमानापन करता है, जो डिक्टेटर होता है उसको जो ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग वो करता है, चाहे वो ठीक हो या ना हो, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है आपका रिपब्लिक, द रूल ऑफ लॉ एंड इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो स्टेट का हेड है वो जो है मोनार्च नहीं है, वो जो है इलेक्टेड पर्सन है, वो या फिर इलेक्टेड बॉडी है। तो अ रिपब्लिक इज अ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट अ मोनार्च। तो जो हेड स्टेट का जो हेड है वो कौन है? वो आपका इलेक्ट होकर आता है, वो मोनार्च नहीं होता है। मतलब कि राजा का बेटा राजा, इस टाइप से नहीं होता, या फिर किसी एक फैमिली तक सीमित नहीं है। सोवर्निटी रिसाइड्स इन द पीपल, एक्सरसाइज थ्रू आउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो जो सोवर्निटी किस में डिसाइड करती है? वो पीपल्स में होती है। क्यों? क्योंकि लोग ही तो चुन के ला रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो किस में निहित होती है? वो पीपल्स में होती है, लोगों में होती है। एक्सरसाइज थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और वो संविधान और जो विधि के अकॉर्डिंगली वो सब चलता है। एम्फेसाइज इज ऑन द रूल ऑफ लॉ, तो यहाँ पे जो हम जोर देते हैं वो हम किस पे देते हैं? रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन पर हम यहाँ पे जोर देते हैं। एंश्योरिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी इज लिमिटेड बाय द लीगल फ्रेमवर्क, तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो किसके अकॉर्डिंग रहती है? वो आपका लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग रहती है कि अगर लॉ में ऐसा लिखा है, विधि में ऐसा लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसके अगेंस्ट में नहीं चलेगा या फिर उसके विरुद्ध नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। A key characteristics is a constitution outlining government framework, power and citizen right. Government actions are bound by law, promoting stability. While many are democratic, not all republics are democratic. अच्छी तो लग बात आ गई। तो यहाँ पे क्या बात करता है कि यहाँ पे the key characteristics is a constitution outlining government framework.
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो क्या करता है, वो जो गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो किस स्ट्रक्चर पे चलेगा, उसकी फंक्शनिंग कैसे रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो कौन आउटलाइन कर रहा है, वो आपका संविधान आउटलाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक तो फ्रेमवर्क, ये कैसे वो फ्रेम की उसका वर्किंग रहेगी, वो क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी वो भी कर रहा है, और कौन कौन से अधिकार रहेंगे लोगों के, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, आपका संविधान डिसाइड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर रहा है। गवर्नमेंट एक्शंस आर बाउंड बाय लॉ, तो जो भी आपकी गवर्नमेंट आती है तो उनके जो भी एक्शंस होंगे वो जो है विधि के अनुसार होंगे। ठीक है, जिस जो कि क्या लेकर आता है, वो एक स्थिरता लेके आता है। अब चाहे गवर्नमेंट ये वाली हो चाहे गवर्नमेंट ये वाली हो, तो दोनों ही किसको लेकर काम करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ही उसमें अकॉर्डिंगली अपने एक्ट रखेगा। तो कुछ भी करो बट संविधान के दायरे के अंतर रहकर रहो करो। ये चीज़ क्या करता है, ये स्थिरता लेकर आती है गवर्नमेंट में, है ना। अब लोगों को भी ऐसे दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा कि ये गवर्नमेंट आई तो इसने जो है संविधान को ऐसे बदल दिया, ये गवर्नमेंट आई इसने ऐसे कर दिया। तो सब के सब क्या कर रहे हैं, संविधान के अंतर्गत ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। वाइल मैनी आर डेमोक्रेटिक नॉट ऑल रिपब्लिक्स आर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में जो है हेड होता है वो कौन, पीपल चुन के आते हैं। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूज़न होती है, रिपब्लिक में क्या है, जो स्टेट का हेड है वो कौन है, वो इलेक्टेड पर्सन है या फिर इलेक्टेड बॉडी है। और डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों के द्वारा लोगों की चुनी हुई सरकार, लोगों के लिए जो है सरकार। तो ये वाली बात वहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे चुनाव की बात हो रही है तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा रहता है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी एक ही है। तो यहाँ पे क्या कहा है, नॉट ऑल रिपब्लिक्स आर डेमोक्रेसीज, तो सारी रिपब्लिक कंट्रीज जो है वहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं। एंड नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर रिपब्लिक, ना ही सारी डेमोक्रेसीज रिपब्लिक होती हैं। तो इन दोनों में काफ़ी थोड़ा सा अंतर होता है, देखते हैं। अ रिपब्लिक डिफाइंस फॉर्म ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो रिपब्लिक क्या जाता है कि जो स्टेट का हेड है उसकी फॉर्म क्या है, क्या वो मोनार्च है या फिर रिपब्लिक है, मतलब कि क्या वो हेरिडेटरी फॉलो कर रहा है, राजा का बेटा राजा, या फिर एक फैमिली के अंतर्गत ही सीमित है, या फिर वो चुनाव के द्वारा आ रहा है। तो ये कौन बताता है, आपका रिपब्लिक बताता है। ठीक है, डेमोक्रेसी डिफाइन द सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या बताता है, उसका सोर्स बताता है कि वो कहाँ से आ रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहेगी, कोई भी अपने आप में संप्रभु नहीं रहेगा सिवाय विधि के। तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो डेमोक्रेसी के 3 मूल स्तंभ कौन से हैं, आपका लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पे पावर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है इन तीनों में। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी में इनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, सेंटर और स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो ये सब चल रहा है डेमोक्रेसी में। और रिपब्लिक सिर्फ ये बताता है कि जो स्टेट का हेड है तो वो चुन के आ रहा है या फिर वो जो है हेरिडेटरी के अकॉर्डिंगली वंशानुसार चल के आ रहा है। तो बस इतना सा अंतर है इसमें। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक एडवांटेजेस इंक्लूड्स लेजिटिमेसी फ्रॉम एन इलेक्टेड हेड। ठीक है, सिंपल से इलेक्टेड हेड की बात हो रही है। प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, emphasizing on a codified constitution and rule of law, safeguard against arbitrary power। अब जब हम एम्फेसाइज किस पे कर रहे हैं, कोडिफाइड मतलब हमने उसको लिख दिया है। ठीक है, हमने उसको प्रोविजंस में या फिर उसको प्रावधानों में हमने उसको बंधित कर दिया है। ठीक है, तो जब कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है और रूल ऑफ लॉ है कि वहाँ पे विधि का शासन है, तो ये क्या है, जो आर्बिट्रेरी पावर्स हैं गवर्नमेंट की या फिर हेड की, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी पावर मतलब कि मनमानापन की जो शक्ति होती है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं जो है ये काम नहीं होने दूंगा, या फिर मेरे को लग रहा है कि ये लॉ पास होना चाहिए तो वो लॉ मैंने पास कर दिया अपनी मर्जी से। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है ना। तो वो कहेगा कि नहीं, ये जो है आपकी शक्ति के दायरे से बाहर है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वो क्या करता है, उसकी शक्तियों को सीमित करता है, उस पर जो है अंकुश लगाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एनकरेज सिटीजन एंगेजमेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो किसको इन्वॉल्व करता है, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करता है कि आप जो है अपने बीच में से रिप्रेजेंटेटिव भेजो, हम उसके द्वारा गवर्नमेंट चलवाएंगे।
ठीक है, वो लोगों को भी यहाँ पे इंगेज करता है। सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट पावर कंसंट्रेशन प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग उसमें, जिससे क्या होता है वहाँ पर हम अकाउंटेबिलिटी हम दे देते हैं कि आपने ऐसा विधि बनाई है तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो उसकी जवाबदेही दो, है ना। तो यहाँ पे क्या हमने अकाउंटेबिलिटी भी हमने वहाँ पे जो है बना दी है। हाउएवर रिपब्लिक फेजेस चैलेंजेस। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा है तो कोई इसके चैलेंजेस होंगे ही नहीं, तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड ग्रिडलॉक। तो होता है डेड लॉक आती है सिचुएशन की, मतलब एक पार्टी कह रही है कि हाँ, एक पार्टी कह रही है ना, तो और सिचुएशन ऐसी है कि उसके रिगार्डिंग जो है डिसीजन आना चाहिए, तो वहाँ पे क्या डेड लॉक बन जाता है। तो एक पार्टी हाँ कह रही है, एक पार्टी ना कह रही, तो वो डिसीजन मेकिंग काफ़ी डिले हो जाता है और उस सिचुएशन पे जो है डिसीजन नहीं बन पाता है। तो ये क्या बात करता है इसमें, ग्रिड लॉक की यहाँ पे बात करता है। तो ये एक जगह चैलेंजेस है, ठीक है। मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंटिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इरोज एंड ऑनगोइंग स्ट्रगल। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लैशेस वगैरह भी रहते हैं। गवर्नमेंट्स क्वालिटी रिलाइज हैविली ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, ठीक है। और जो आपका गवर्नेंस क्वालिटी है कि जो आपकी क्वालिटी गवर्नमेंट आ रही है तो वो किस पे रिलाई करती है, किस पे निर्धारित है, वो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पे निर्धारित है कि जो आपके चुनाव जितने ही निष्पक्ष होंगे, ठीक है, अनबायस्ड होंगे और अच्छे तरीके से आपके इलेक्शन होंगे, ठीक है, बिना किसी पक्षपात के, तो उसी पर जो है आपकी गवर्नमेंट की क्वालिटी डिसाइड करती है। अगर क्या होता है कि गवर्नमेंट चुन के आ रही है, ठीक है, और चुनी कैसे गई है कि जो उनके कार्यकर्ता है उन्होंने क्या करा, वोटों में हेराफेरी कर दी है, ठीक है। देखा होगा आपने, कई सारी आजकल वीडियो आती है इलेक्शन के टाइम पे, बहुत आता है कि जो बैलेट से वोटिंग होती है तो क्या होता है कि बाद में बैलेट को उठा के उसमें हेराफेरी कर देते हैं। तो उसमें जो है अगर निष्पक्षता होती है, अगर सब कुछ सही तरीके से हो रहा है इलेक्शन, तो आपकी जो गवर्नमेंट आ रही है वो भी आपकी अच्छी ही आएगी। एंड लीडर्स कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल। तो एक तो क्या है, इलेक्शन जो है फेयर होनी चाहिए, उसमें कोई चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऊपर से जो लीडर्स हैं वो सिद्धांत को कितना फॉलो कर रहे हैं, लीडरशिप के या फिर आपकी गवर्नमेंट्स के जो भी सिद्धांत हैं, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जो है गवर्नमेंट अच्छी आती है। ऐसा नहीं कि हमने जो आपके घोषणा पत्र होता है तो उसमें हमने वादे तो कुछ और करे, बट जब गवर्नमेंट सत्ता में आ गई तो हमने उसमें से कुछ छुए भी नहीं, ऐसे कि ऐसे पड़े हैं, हमने अपने कोई भी वादे पूरे नहीं करे, ठीक है। उस पर भी डिसाइड होता है, ठीक है। इंडिया और यूएसए आर द प्राइम एग्जाम्पल्स, ये सब आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब भारत में देखते हैं कि कौन सी जो है वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या फिर रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। तो इंडिया स्टैंड्स एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। तो यहाँ पर आपको पार्लियामेंट्री रिपब्लिक देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री मतलब कि यहाँ पे आपको दो हाउस मिलेंगे, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा, और रिपब्लिक भी है। क्यों? क्योंकि इसका जो हेड है वो कौन चुनता है, वहाँ पे लोग चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे इलेक्ट होता है। इट इज़ अ कोर इंडियाज गवर्नेंस एम्बॉडीज बाय द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रूल बाय द पीपल रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जैसे कि आपके अब्राहम लिंकन ने कहा था। वेयर अथॉरिटी इज वेस्टेड इन सिटीजन हु इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न। तो वही बात है कि यहाँ पे अथॉरिटी किस में निहित है, वहाँ पे सिटीजन्स के अंदर निहित है, वो जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। अगर उनको ठीक लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो आपका गवर्नमेंट चलाने के लिए ठीक रहेगा तो वो उसको वो वोट देते हैं। अगर लगता है कि ये काम सही नहीं कर रहा है तो उसको फिर वोटिंग नहीं देते हैं और वो वहाँ से हट जाता है। दिस सिस्टम इज़ फाउंड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्न एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम प्रियम्बल हमने पढ़ा था, ठीक है, तो प्रेम्बल में हमने देखा था कि कुछ शब्द आए थे जैसे आपके सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो हमारे क्या है यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ पे स्थापित है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है, रूल ऑफ लॉ भी है, ठीक है, और लोगों का भी वहाँ पे क्या है पार्टिसिपेशन है। और रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे जो हेड है वो आपका इलेक्टेड है, ना कि वंशावली के साथ अकॉर्डिंगली चल रहा है, ठीक है।
आगे चलते हैं। की फीचर्स इंक्लूड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो की फीचर क्या है वो आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। हमने बात की थी ना कि एक अच्छी गवर्नमेंट किस पे निर्धारित करती है, वो आपके फ्री इलेक्शन पे जो है निर्धारित करती है, और जो उनके सिद्धांत हैं वो उन पर जो है रिलाय करती है, निर्धारित करती है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो स्वतंत्र और जो है सही वहाँ पे इलेक्शन की यहाँ पे बात करता है। जैसे आपका 326 बात करता है अडल्ट सफरेज की बात करता है। यहाँ पे किसकी बात करता है? 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स, तो जो हर एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो भी क्या है, वहाँ पे भी प्रोटेक्ट कर रखे हैं, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, तो वो उसके द्वारा आपका अधिकार भी प्रोटेक्टेड है। अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, अब सबसे ऊपर कौन है वहाँ पे? रूल, वहाँ पे लॉ जो है सबसे ऊपर है और उसका ही रूल चलेगा। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, यहाँ पे विधि का शासन यहाँ पर चलता है। एंड एंश्योरिंग चेक एंड बैलेंस टू प्रिवेंट पावर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या है, चेक एंड बैलेंस थ्योरी लगती है, जिससे कि जो आपका पावर कंसंट्रेशन है उसको जो है कंट्रोल किया जाता है। सपोज एक व्यक्ति हो गया, सपोज एग्जाम्पल में लेजिस्लेशन हो गया, तो लेजिस्लेशन के पास शक्ति है विधि बनाने की, तो उसको हमने पावर दे दी है विधि बनाने की। जुडिशरी को हमने दे दी कि उसकी समीक्षा करने की और उसको जो है एक तरह से वेरीफाई करने की, रिव्यू करने की। तो अब विधायिका के पास पावर है कि वो विधि बनाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी विधि बना देगी। तो सपोज लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, सपोज जो आपकी विधायिका हो गई और एक तरफ हो गई आपकी जुडिशियरी, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव ने कोई भी ऐसा लॉ बना दिया जो कि काफ़ी डेरोगेटरी है, ठीक है, उसका काम है लॉ बनाना, वो बनाएगी, ठीक है। तो उसने अपनी शक्ति से बढ़कर उसने आर्बिट्रेरीनेस दिखाई, मनमानापन दिखाया, मैं तो ये लॉ पास कर दूंगी। फिर यहाँ पे चेक एंड बैलेंस थ्योरी आती है कि यहाँ पे पावर बटी हुई है कि तुम लॉ बनाओ और उसको जो चेक कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। अब जुडिशरी ने देखा कि ये जो लॉ बनाया गया है वो खतरनाक है लोगों के अधिकारों के लिए, वो उनका शोषण कर रहा है और उनके अधिकार को ख़त्म कर रहा है, तो जुडिशरी कहेगी कि नहीं, ये जो लॉ आप बना रहे हो ये गलत है। तो लॉ का जुडिशरी करेगा, वो उस लॉ को ख़त्म कर देगा, वाइड, शून्य घोषित कर देगा। तो ये होता है चेक एंड बैलेंस, कि एक बैलेंस बना के रखो हर चीज़ में। तुम ज़्यादा ही ऊपर उठोगे तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? दूसरी बॉडी उसको वापस ले आएगी उसके स्तर पे, कि एक लेवल बना के रखो, उसके आगे मत जाओ। एज अ रिपब्लिक इंडियाज हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड। जो हमारा इंडिया का हेड है, कौन है वो है स्टेट का हेड है आपका राष्ट्रपति, मतलब कि प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट आपका जो है क्या होता है? इलेक्ट होकर आता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आता है। डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? देखिए, जो आपके इलेक्शन होते हैं वो होते हैं लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, फिर वहाँ से आपके जो राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, किसमें? राज्यसभा में जाते हैं। तो जो आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो होते हैं आपके लोकसभा में इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली वहाँ पे जाते हैं। और फिर क्या होता है, जो आपका राष्ट्रपति भी होता है वो भी क्या है आपका इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट होता हमारे थ्रू है, बट डायरेक्ट नहीं होते। हम डायरेक्टली किसको इलेक्ट करते हैं? हम लोकसभा के मेंबर को हम इलेक्ट करते हैं। तो जो आपका प्रेसिडेंट है वो लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? वहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। कौन करता है? MLAs और MPs, ठीक है। अभी जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जब टॉपिक आएगा वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसको भी इतना दिमाग मत मारिए, बट ये समझिए कि जो भारत हो गया है, इंडिया हो गया, उसका हेड कौन होता है? वो होता है आपका राष्ट्रपति, आपका उसमें, या प्रेसिडेंट उसमें आपका हेड होता है, ठीक है। नोट अ मोनार्च विथ सोवरेनिटी रिसाइडिंग इन इट्स डाइवर्स पॉपुलेस। तो वहाँ पे क्या है? सोवरेनिटी किस में रिलाइज करती है? वो डाइवर्स पॉपुलेस में, कि जो मेजोरिटी होगी वो उसमें रिलाई करती है। पावर इज एक्सरसाइज थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाउंड बाय रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी ऑफ लॉ। तो संविधान के द्वारा वो बाउंड होती है। दिस रिपब्लिकन फ्रेमवर्क कपल्ड विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रोवाइड्स अ लेजिटिमेसी एंड प्रमोट स्टेबिलिटी। तो ये जो आपका रिपब्लिक फ्रेमवर्क है, ये जो आपका कार्य प्रणाली है पूरी, तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो आपके डेमोक्रेटिक सिद्धांत हैं, तो उनके साथ जो है मिलकर क्या करता है? ये
एक वैदिक और एक स्थिर जो है गवर्नमेंट को वह स्थापित करता है। ठीक है, एक मिनट जरा, इसको हटाओ। अब आता है नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम वो देखेंगे, मतलब कि हम कुछ प्रोविजंस हम इसमें देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है इसमें आपका, या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे स्थापित करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट under the Constitution of India is an important aspect of the country's political structure, drawing as inspiration from the British model while adapting the unique need and the diversity of Indian population. तो भारत की अगर पॉपुलेशन को हम देखें तो काफ़ी डाइवर्स है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, लैंग्वेज के, तो सबके सब मिल के रहते हैं। तो उसको देखते हुए जो है, जो सबसे सूटेबल जो हमको लग रहा था अपने स्ट्रक्चर को देखते हुए, वो सबसे सूटेबल रहता है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेमोक्रेसी को यहाँ पे स्थापित किया गया। यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्थापित की गई कि यहाँ पे 2 सदन बन जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, और तीसरा जो पार्ट होगा उसमें संसद का, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 74 एंड 75 की हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, एंशाइंस इन पार्ट 5, तो हमने बात की थी जो आपका संविधान है वो 22 पार्ट में बटा हुआ था, अब कितने हैं, 25 पार्ट है। ठीक है, तो जो उसमें 5th पार्ट है, तो 5th पार्ट में आता है आपका आर्टिकल 74, 75 एंड अदर आर्टिकल भी आते हैं। तो ये जो आर्टिकल्स है 74, 75, ये क्या करते हैं, आउटलाइंस द प्रोविजंस फॉर द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। तो ये जो है प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि मंत्रिमंडल, और पार्लियामेंट के रिगार्डिंग क्या है, कुछ प्रोविजंस देते हैं। कलेक्टिवली शेपिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो ये क्या है, ये दिखाता है क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वहाँ पे दिखाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको कहाँ देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, तो वो आपका आर्टिकल 74 और 75 यहाँ पे उसका जवाब देता है। एट द हार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो हार्ट होता है, जो उसका मुख्य होता है, वो कौन होता है, वो होता है आपका राष्ट्रपति होता है। हु सर्व एज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, जो कि आपके राज्य का कौन है, अध्यक्ष की तरह वहाँ पे कार्य करता है। वाइल प्रेसिडेंट हैज़ सर्टेन पावर एंड ड्यूटीज प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 52 to 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे कहा गया है कि कहने को जो आपका राष्ट्रपति है उसके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर है, बट वो शक्तियाँ कौन असल में उसको यूज़ करता है, वो करता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज़ करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो भी कुछ कार्य करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इशारे पर करता है, फिर उसकी एडवाइस पे करता है, फिर उसके कहने पर करता है। मतलब मंत्रिमंडल वहाँ पे जो है, उसके राष्ट्रपति के पीछे कौन है, उसके राष्ट्रपति के सारे कार्य के पीछे है मंत्रिमंडल। ठीक है, जो कि कौन लीड करता है, प्रधानमंत्री वहाँ पे लीड करता है ना। इसलिए हम राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, रबर स्टैम्प कहते हैं, क्योंकि उसके खुद के कोई डिसीजन नहीं होता है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, वो आपका मंत्रिमंडल कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब देखिए जो आपका अमेरिका है उसमें भी आपका क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पे स्थापित है, बट वहाँ पे क्या है, जो आपका बता रखा है इसमें, वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज़ आल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जो स्टेट का जो हेड है वही आपका गवर्नमेंट का हेड है। अगर हम करंटली सिचुएशन की बात करें, जैसा भी डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो आपके अमेरिका के भी राष्ट्रपति हैं, मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट है, और वो गवर्नमेंट के भी क्या है, वहाँ पे हेड है। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में ये दोनों क्या है, अलग अलग सिचुएशन है। अगर आपसे पूछता है कि आपके स्टेट का मतलब भारत का जो है हेड है, मुख्य है, वो कौन है, वो है आपका राष्ट्रपति। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का कोई अध्यक्ष पूछता है, वो कौन है, वो आपका है प्रधानमंत्री। तो स्टेट का हेड कौन है, राष्ट्रपति, और गवर्नमेंट का हेड कौन है, वो आपका है प्रधानमंत्री।
तो इंडिया में ये अलग अलग पोस्ट हैं, बट अगर हम बात करते हैं अमेरिका की तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही पोस्ट है, वो है आपका प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति। ठीक है, अमेरिका की बात करते हम, आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री की बात चले तो प्रधानमंत्री को भी डिस्कस कर लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति यहाँ पे करते हैं। देखोगे आपने कि इनको शपथ कौन दिलवाता है, वो राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। हु इन प्रैक्टिस सेलेक्ट द हेड ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। ठीक है, तो जो पार्टी मेजोरिटी में आती है तो जो उसका हेड होता है तो ये उसको चुन के क्या करता है, उसको प्रधानमंत्री बना देता है। दिस एंश्योर्स दैट एग्जीक्यूटिव रिफ्लेक्ट द विल ऑफ पीपल एज एक्सप्रेस थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये क्या सुनिश्चित करता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो किसके द्वारा चलाया जाए, वो जो है लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग चलाया जाए। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं सिटीज़न है, सिटीज़न इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वोट देते हैं, एक पार्टी वहाँ पे क्या बनती है, सरकार बनाती है। तो जो मेजोरिटी में पार्टी आती है तो उसमें से ही कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री किसने चुना, आपने तो चुना। ठीक है, आपने इस पार्टी को वोट दिया, ये मेजोरिटी में आई और आपकी ही जो आइडियोलॉजी थी वही अब आगे बढ़ के क्या हुआ, प्रधानमंत्री बनाती है। ठीक है, और फिर आते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के जो सारे निर्णय होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव, जो इसमें कार्यपालिका की जो भी शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं, प्रेसिडेंट में होती हैं। तो इसके पीछे कौन है, प्रधानमंत्री तो है। कैसे है, क्योंकि ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड, मंत्रिमंडल का क्या है, ये अध्यक्ष है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कुछ कहता है राष्ट्रपति वही करता है। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो जो है आपसे ही निकल कर आ रही है। ठीक है, अब पार्लियामेंट की बात करते हैं, फटाफट बताते हैं। पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा, एक हो गया आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है, आपका हेड ऑफ द स्टेट है। अब बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक रीजन है। द रियल पावर लाइज इन लोकसभा वेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या डायरेक्टली किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा अलॉन्ग विद द राज्यसभा फॉर्म्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर क्या करते हैं, पार्लियामेंट फॉर्म करता है। अगर लोकसभा विखंडित हो जाती है, फिर ठीक है डिसॉल्व हो जाती है, तो पार्लियामेंट आपकी डिसॉल्व हो जाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ये सब प्रोसीजर पढ़ेंगे आगे हम। द लोकसभा इज द प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो लोकसभा है वही किसके रेस्पॉन्सिबल होता है, वो गवर्नमेंट फॉर्म होने का और उसकी स्टेबिलिटी, उसके बने रहने का क्या रीज़न कौन होता है, वो आपका लोकसभा होता है। अगर लोकसभा विखंडित हो जाती है तो जो आपकी गवर्नमेंट भी क्या होती है, विखंडित हो जाती है, फिर से री इलेक्शन होते हैं। तो लोकसभा ही विखंडित हो सकती है बट राज्यसभा नहीं हो सकती। राज्यसभा को हम इसलिए परमानेंट हाउस भी कहते हैं। ठीक है, द पार्टी और कोलिशन विद द मेजोरिटी इन द लोकसभा इज इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड इज लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो कोई भी पार्टी या फिर किसी और पार्टी के साथ वो अपना कोलिशन बनाती है, ठीक है, या फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर अपनी मेजोरिटी को सुनिश्चित करती है, तो वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और जो उनका लीडर होता है वो बनता है आपका प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इंडी अलायंस है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी पार्टी मिलकर क्या कर रही हैं, एक अलायंस बना रही है। अगर वो मेजोरिटी गेन कर लेती है तो क्या होता है, फिर वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जवाबदेही भी होती है। हमने देखा था डिक्टेटरशिप में कोई जवाबदेही नहीं होती। कहीं ना कहीं अगर हम देखें मोनार्ची में भी क्या है, वहाँ पे भी जवाबदेही नहीं होती। तो जो राजा ने कर दिया वही क्या है, फाइनल है। अब वो किसी को जो है समझाता नहीं फिरेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो वहाँ पे राजा किसी को समझाता नहीं फिरता है, वहाँ पे राजा ने जो कर दिया वो हो गया। ठीक है, वहाँ पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज़ जो है कम होती थी वहाँ पे,
और डिक्टेटरशिप में तो ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी में आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो आपका मंत्रिमंडल है, वो क्या है, लोकसभा से ही चुन के आते हैं, है ना। और वो क्या है, जब लोकसभा से चुनकर आ रहे हैं तो लोकसभा को जवाबदेही है, और लोकसभा में जो मेंबर बैठे हैं वो कौन है, वो हमारे द्वारा इलेक्टेड है। तो वो हमारे बिहाफ पे जो है क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि तुमने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, तुमने ऐसा किया तो आप जवाब दो, जो तुम्हारा फेलियर हुआ है या फिर जो भी कुछ है, तो आप उसकी जवाबदेही किसको देंगे, COM जो होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो आपका मंत्रिमंडल है, वो आपका लोकसभा को क्या कहते हैं, जवाबदेही रहता है। एंड इट मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी, और उसको जो है मेजोरिटी बनाए रखनी पड़ती है। अगर मेजोरिटी घट जाती है तो क्या होता है, उनकी सरकार गिर जाती है। आपने देखा होगा लो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी अक्सर ये जो है आपका देखने को मिला होगा जब इलेक्शन के बाद, कि लो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो लो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि जो पीपल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहा है गवर्नमेंट में, वोटिंग होती है कि कौन कौन जो है गवर्नमेंट के पक्ष में है, कौन कौन गवर्नमेंट के अपोज में है गवर्नमेंट बने रहने के लिए। तो अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट के फेवर में होती है तो गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है अपना शासन, ठीक है। अगर वहाँ पे मेजोरिटी अगर गवर्नमेंट साबित नहीं कर पाती है तो क्या होता है, उनकी सरकार गिर जाती है, फिर से इलेक्शन वहाँ पे जो है होते हैं। तो ये रहता है आपका कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल किसको है, वहाँ पे किसको है, लोकसभा को रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से वहाँ पे उसको मेजोरिटी भी बनाए रखनी पड़ती है। अब इसमें एक चीज़ आती है, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इफेक्टिव अपोजिशन। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिशन का भी रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं तो जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है वो क्या होता है, वो वहाँ पे अपोजिशन में चले जाता है। तो अपोजिशन का रोल क्या होता है, देखिए अपोजिशन का रोल ही क्या होता है कि एक तरह से चेक एंड बैलेंस रहता है विद इन द लेजिस्लेटिव। तो अगर जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्ट कर रही है, क्या वो सही कर रही है, गलत कर रही है, उसको ऑब्जेक्ट करने का काम किसका होता है, अपोजिशन का होता है। तो क्या वो ठीक कर रही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर ही सारा काम कर रही है, तो वो सब कौन चेक करता है, वो अपोजिशन करता है। जहाँ उसने अपने दायरे से बाहर कदम रखा गवर्नमेंट ने, तो अपोजिशन क्वेश्चन रेज कर देता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क किया है। तो अपोजिशन अगर इफेक्टिव अपोजिशन होगा, जो कि सही समय पे क्वेश्चन करता है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस को मेंटेन रखता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी स्टेबल रहती है, ठीक है। अगर अपोजिशन ही इफेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस जो है वहाँ पे होने का काफ़ी चांसेस हैं, मतलब कि मनमानापन वहाँ पे होने के काफ़ी चांसेस हो सकते हैं अगर इफेक्टिव अपोजिशन नहीं है तो, ठीक है, सिंपल सी बात है। और लास्ट आता है आपका, इवन दो इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट एग्जैक्टली टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव पार्टी सिस्टम एट फर्स्ट, it turned out to be the really important for having a balanced, mixed and strong support and effective opposition in the country। तो हमारा जो संविधान है वो कॉम्पिटिटिव पार्टी की बात नहीं करता है, ये नहीं कि मतलब आप कंपटीशन करो, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे जो एक इफेक्टिव अपोजिशन होता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रूशल पॉइंट वो क्या वहाँ पे क्रूशल रोल प्ले करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपोजिशन भी इफेक्टिव गवर्नमेंट में, ठीक है। तो वैसे इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, डेमोक्रेसी पढ़ा, जहाँ पे लोगों का शासन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही यहाँ पे होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, और रूल ऑफ लॉ होता है। तो डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे हम करते हैं। एक हमने बात की थी, इसके बाद मोनार्च की बात की थी, मोनार्ची की, उसमें क्या होता है, राजा का बेटा ही कौन बनता है, राजा यहाँ पे बनता है। तो जो स्टेट का जो हेड होता है वो किसी एक फैमिली में ही सीमित रहता है। उसके बाद हमने बात की थी रिपब्लिक की। रिपब्लिक कहता है कि जो स्टेट का हेड होता है वो किसी फैमिली से बंधा हुआ नहीं होता है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे लोग ही चुन के लाते हैं कि ये हमारा जो है स्टेट का हेड बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी। तो यहाँ पे भी क्या था, हमने देखा था कि यहाँ पे सदन बने हुए थे, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा कौन था, यहाँ पे राष्ट्रपति था। और यहाँ पे लोकसभा को हम क्या, पार्लियामेंट के जो है मेंबर हैं हम डायरेक्टली चुनते हैं, फिर वो जो है आगे राष्ट्रपति को चुनता है,
ठीक है। और लोकसभा में से ही कौन आता है, आपका प्रधानमंत्री आता है, और वो क्या फॉर्म करते हैं, आपका मंत्रिमंडल फॉर्म करता है, और वो मंत्रिमंडल ही कौन क्या करता है, वो प्रेसिडेंट को डायरेक्शन देता है कि अब आप ऐसा करो, अब आप ऐसा करो। तो ये सब हमने देखा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का आपको पूरा होता है टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।